लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज की। बीएनएस की सीरीज में अब तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर 16। चैप्टर 16 के बाद अब हमारा चल रहा है पार्ट चैप्टर 17 के बारे में, जो बात करता है प्रॉपर्टी के संबंध में। प्रॉपर्टी के संबंध में हमने पहले पार्ट फर्स्ट देख लिया है, तो अब हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड के बारे में, जो बात करता है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के। तो जो पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहा है संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में, जो सेक्शन कवर कर रहा है 344 और 315। 314 बात करता है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग क्या होता है, और 315 बात करता है ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। तो सबसे पहले बात करेंगे 314 की। तो 314 वही है जो है आईपीसी का 403। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, जो कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा, किसी भी प्रॉपर्टी का क्या करेगा, दुर्विनियोग यानी कि मिस एप्रोप्रिएशन करेगा, तो क्या होगा बेईमानी से, यानी कि बेईमानी क्या होती है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। कैसा है उसका, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। उसके साथ अगर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा। whoever dishonestly misappropriates और converts, मतलब क्या कर रहा है, उसको अपने उपयोग के लिए कन्वर्ट कर रहा है। प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, प्रॉपर्टी इसके अंतर्गत हो सकती है कैसी भी, मूवेबल प्रॉपर्टी। जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का, तो स्पेसिफिक अब हमको बता दिया गया है कि जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, उसका अगर कोई दुरुपयोग करेगा अपने उपयोग के लिए, उसको कन्वर्ट वगैरह करेगा, तो उसको 6 मास तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 6 मास से कम नहीं, और जो कितनी होगी 2 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना भी दिया जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हम बीएनएस के सेक्शन 315 की, जो वही है जो है आईपीसी का 404। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के समय उसके कब्जे में थी। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, चलिए इसको देखने से पहले एक बार हमें ना संपत्ति की बेईमानी से दुर्विनियोग का उदाहरण देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कै नाम का व्यक्ति होता है, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये जाता है अपने फ्रेंड बी के लाइब्रेरी में जाता है। वहां बहुत सारी किताबें रखी रहती है, तो ये क्या करता है, उनमें से एक किताब को उठा के ले आता है। लेके आके इसका इंटेंशन क्या था, मैं पढ़ूंगा, पढ़कर उसको वापस दे दूंगा। लेकिन उसने ऐसा किया कि भाई उस समय तो उसका इंटेंशन ये था कि भाई पढ़ के वापस दे दूंगा, बाद में उसके इरादे बदल गए। उसने क्या किया, उसको अपने उपयोग के लिए बेच दिया, अपने उपयोग के लिए बेच दिया। किसको, किताब को। तो इसने यहाँ पे किया है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। अब बात करेंगे हम, ये ऐसे बोल रहा है कि आपने जैसे 1 दिन के लिए दुर्विनियोग किया हो, 1 घंटे के लिए दुर्विनियोग किया हो, वो दुर्विनियोग ही माना जाएगा, यानी कि मिस एप्रोप्रिएशन ही माना जाएगा। और ये वाली बात भी बोल रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी है वो सड़क पे मिलती है, मान लीजिए कोई अंगूठी थी वो किसी व्यक्ति को सड़क पे मिली, उसने क्या किया, सब साधन कर लिए कि भाई किसकी अंगूठी है, लेकिन कोई उसको जवाब देने वाला नहीं था। फिर उसने उसको अपने पास रख लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आपने सोचा वाह सोने की अंगूठी मिल गई, अपने तो ले और रफा दफा हो जाओ, ये करा। लेकिन ऐसा काम नहीं चलता। अगर आपने ये किया है तो आपने क्या किया है, किसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया, किसी दूसरे की संपत्ति को अपने उपयोग के लिए रख लिया, ये गलत है। अब ये बताएंगे कि भाई वो युक्त समय क्या था कि जब तक आप उसको ढूंढ सकते हो। तो ये सब प्रश्न किसका होता है, तथ्य का प्रश्न होता है। ठीक है, इसके इलस्ट्रेशंस देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 315 की, जो है आईपीसी का 404। इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे लिए। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के समय उसके कब्जे में थी। तो जो कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति की संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है, अपने पोजीशन में रखता है, ये जानते हुए कि जो मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी उसका वैध रूप से हकदार है, मतलब किसी और व्यक्ति को उसका वैध रूप से हकदार है, और तुम उसको अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेते हो, अपने उपयोग के लिए संप्रवर्तित कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो, तो ये माना जाएगा कि आप बेईमानी से दुर्विनियोग कर रहे हो, जिसकी सजा दी जाएगी 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, उसके बाद होता है कि अगर यही अपराध कोई लिपिक वगैरह, क्लर्क वगैरह, सर्वेंट वगैरह कर देता है तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे न्यासभंग की। न्यासभंग क्या होता है, न्यासभंग होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे किसका ब्रीच किया जाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो किसकी बात कर रहे हैं, किसका ब्रीच हो रहा है, भंग किसका हो रहा है यहाँ पे, ट्रस्ट का।
ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट होता है कि भाई आपने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के यूज के लिए रख दी। कैसे रखी अभी हम देखेंगे इसको। तो ये वही सेक्शन है जो है 316 ऑफ बीएनएस। अब यहाँ पे तो आ गया बीएनएस का 316, और जब हम बात करते थे आईपीसी की तो आईपीसी में आता था 405। ठीक है, क्या होता है? जो कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी व्यक्ति, संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार मतलब अधिकार वगैरह जो होता है, किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर ए ने क्या किया, ए को लगा कि मैं मर जाऊंगा, बीमारी से ग्रसित हो गया, इसने क्या किया, इसका जो बेटा बी था, माइनर था, माइनर के लिए सी को इसका ट्रस्टी बना दिया कि जब तक ये 18 वर्ष का नहीं होगा तब तक ये जो प्रॉपर्टी है ना मेरी, ये तुम्हारे पास रहेगी, और जैसे ही मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा तुम ये प्रॉपर्टी इसको दे देना। लेकिन सी महाराज के तो क्या हो गया, आ गया बेईमानी। उसने क्या किया, संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया, उसको अपने उपयोग के लिए कन्वर्ट कर लिया। उसका वैध कब्जे का अगर अतिक्रमण करता है, इसका जो मकान था उस मकान के अंदर इसको घुसने ही नहीं देता, मतलब बी को घुसने ही नहीं देता, जबकि मकान किसका था, बी का। उस बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या वहन करता है। फिर क्या करता है, एक दिन ये सोचता है इस तरीके से तो मेरे पे इल्जाम वगैरह आ जाएगा, तो ये इसको पहले ही सेल कर देता है इसकी 18 वर्ष होने से पहले पहले। तो यहाँ पर सी ने क्या किया है, आपराधिक न्यासभंग किया है। और 406 ऐसे बोल रहा है जो आईपीसी का है, वो इसका सेकंड नंबर का पॉइंट है। 316 का जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो 406 ऑफ आईपीसी है, बोल रहा है अगर आपराधिक न्यासभंग वगैरह करेंगे तो उसके लिए दंडित किया जाएगा, कितने दंड से, उसके लिए दंडित किया जाएगा 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का पॉइंट आता है इसके, वाहक या घाटवाल या भंडारिक के रूप में अपने पास संपत्ति नष्ट किए जाने पर ऐसी संपत्ति के विषय के द्वारा आपराधिक न्यासभंग। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है आईपीसी का 408 जो यहाँ का है 4th नंबर का पॉइंट, लिपिक या सेवक के द्वारा अगर आपराधिक न्यासभंग किया जा रहा है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 5th नंबर का पॉइंट हमको बोल रहा है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए बैंकर, व्यापारी, अभिकर्ता के द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया जाएगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आपराधिक न्यासभंग में 316 के अंतर्गत 5 पॉइंट दे रखे हैं। तो ये पांचों पॉइंट वही हैं जो आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस में हमको दे रखे हैं। तो आईपीसी जो बीएनएस का जो 316 है वो अपने साथ 5 सेक्शन लेके बैठा है जो कि है इसके सब सेक्शंस। ठीक है, आपको एक बार जरूर गो थ्रू करनी चाहिए, और इलस्ट्रेशंस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये वाले ऐसे सेक्शन है जिनके दृष्टांतों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने के विषय में। ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसको प्राप्त करने के संदर्भ में सेक्शंस दिए गए हैं बीएनएस के अंतर्गत 317 सेक्शन दिया गया है जो बात करता है स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में। इसके अंतर्गत भी 5 पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आता है, सबसे पहला पॉइंट हमको यही बताता है कि आखिर चुराई हुई संपत्ति क्या होती है। तो ऐसी संपत्ति जिसका कब्जा चोरी के द्वारा यानी कि थेफ्ट के द्वारा, न्यासभंग के द्वारा यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा, या लूट के द्वारा, रॉबरी के द्वारा, या फिर दुर्विनियोग के द्वारा जो कि होगा आपराधिक दुर्विनियोग यानी कि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, उद्यापन यानी कि एक्सटॉर्शन के द्वारा अंतरित किया गया है, तो वो माना जाता है कि ये चुराई हुई संपत्ति है। चुराई हुई संपत्ति को चुराई हुई सुन के ये मत सोच लीजिएगा कि थेफ्ट के अंतर्गत जो जो प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है वो ही इसके अंतर्गत कवर होगी, बल्कि इसके अंतर्गत ये जो 5 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग ये चुराई हुई संपत्ति मानी जाती है। चाहे ऐसा अंतरण या दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या भारत के बाहर किया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि ऐसी संपत्ति हकदार व्यक्ति के पास वापस पहुंच जाए तो वो चुराई हुई संपत्ति नहीं रहती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जेवर चोरी हुए थे, जेवर चोरी होने के बाद थोड़े दिन बाद वो जो जेवर वगैरह थे ना, वो घूम फिर के क्या हो गया, उसी व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसके वो थे, तो क्या हो गया, फिर वो चुराई हुई संपत्ति नहीं रहती है। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो यही बोल रहा है कि मैं वही हूं जो है आईपीसी का 411, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। तो जो कोई भी व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम इसके 3rd नंबर के पॉइंट की, जो बात करता है 412 के बारे में। ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो क्या करी गई है, डकैती करने में चुराई गई है, तो उसे दंडित किया जाएगा कम से कम लाइफ
मतलब कम से कम 10 वर्ष तक का कारावास जो कि कठिन होगा, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट का कारावास दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर के पॉइंट की, जो कि है सेक्शन 413 बोल रहा है चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है हमारे लिए। तो जो कोई चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार वगैरह करेगा, रेगुलरली ऐसा करेगा, हैबिचुअली ऐसा करेगा, तो उसे दंडित किया जाएगा 10 वर्ष तक के कारावास से कम से कम, और आजीवन कारावास तक कन्वर्ट हो जाएगा ये, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 414, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में अगर कोई व्यक्ति सहायता करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास चुराई हुई संपत्ति है, उसको कोई और व्यक्ति सहायता करेगा कि ठीक है, मैं तेरे को पुलिस पकड़ लेगी, तेरी प्रॉपर्टी को ले लेगी, तो मैं इसको छुपाने में तेरी मदद कर देता हूँ। अगर कोई ऐसा करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम छल के विषय में। तो छल क्या होता है? छल होती है चीटिंग, जो कि हमें बीएनएस के सेक्शन 318 और 319 में बताई गई है। तो क्या होता है छल? छल को देखते ही, चीटिंग को सुनते ही आपके दिमाग में आता है 420, लेकिन 420 सेक्शन आता है आईपीसी का, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो आईपीसी में ही आता है, लेकिन वो अपने अलग तरीके से आता है। अभी हम देखेंगे इसके पॉइंट्स को, तब हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये छल क्या होता है। तो जो कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति से प्रवंचना करके, बाय डिसीविंग एनी पर्सन, उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि किसी व्यक्ति को संपत्ति परिदित कर दे, किसी व्यक्ति को संपत्ति रखने हेतु सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित करे, किसी कार्य को करने या न करने का लोभ करने के लिए उत्प्रेरित करे, उस कार्य या लोभ से शारीरिक, मानसिक ख्याति या संपत्ति को नुकसान हो, तो वह छल करता है, ये कहा जाता है। तो प्रवंचना क्या होती है? तथ्यों को बेईमानी से छिपाना प्रवंचना कही जाती है। जब हम देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमको ये बोल रहा है कि क्या करता है? सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके जानबूझकर यह से प्रवंचना करता है, और इस प्रकार बेईमानी से यह को प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है, क्या छल करता है। A by falsely pretending to be in the civil services intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have on credit good for which he does not mean to pay। क्या करता है ए नाम का व्यक्ति? वो बोलता है बी को जाके कि मैं काम करता हूँ सिविल सेवा में काम करता हूँ, तो जबकि वो सिविल सेवा में काम नहीं कर रहा होता। ये ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को जाके बोलता है कि मैं काम करता हूँ सिविल सेवा में, और जबकि ये सिविल सेवा में काम नहीं करता है। इसको बोलता है जाके कि मैं सिविल सेवा में काम करता हूँ, तो प्लीज तुम मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दो, मैं जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये तो क्या है? बेरोजगार है, इसके पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है, तो इसने यहाँ पे क्या किया है? चीटिंग की है, यानी कि छल किया है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सब क्लॉज जो 2 है वो वही है जो है आईपीसी का 417। बात करता है कि छल के लिए कितना दंड होगा, यानी कि पनिशमेंट कितना होगा। तो दंड दिया जाएगा 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है आईपीसी का 418। तो 418 वही है जो है बीएनएस का सेक्शन का सब क्लॉज 3। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है 318 का है ना, 318 का सब क्लॉज 3। ये वो बोल रहा है कि इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है, रॉन्गफुल लॉस हो सकता है, जिसका हित संरक्षक करने के लिए अपराधी आबद्ध है। मतलब जिसका जो हित वगैरह है वो रखने के लिए आबद्ध है अपराधी, उसी को क्या करता है? सदोष हानि यानी रॉन्गफुल लॉस करता है, इस इंटेंशन के साथ छल करता है, तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है 420 ऑफ आईपीसी, जो यहाँ पे 4th नंबर का पॉइंट है, यानी कि 318 का है सब क्लॉज 4। छल करना और संपत्ति परिदत्त करना, चीटिंग करके, जो कि हम 318 के क्लॉज 1 में पढ़ के आए हैं, उसको करके संपत्ति को परिदत्त करना, मतलब देना किसी संपत्ति को। तो जो कोई छल करेगा, चीटिंग करेगा या प्रवंचित करके बेईमानी से तथ्यों को छुपा करके बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि कोई संपत्ति परिदत्त कर दे, कोई अपनी जो संपत्ति वगैरह है वो ट्रांसफर वगैरह कर दे किसी अन्य व्यक्ति को, किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, हस्ताक्षरित मुद्रांकित उसे रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे। मान लीजिए ए कहता है बी को प्रवंचना करके कि ये जो चेक है इस पे तुम साइन कर दो, इस पे लिखे हुए हैं 5 लाख रुपए, और उसको क्या करता है? दे देता है कि भाई ना, उसको इस तरीके से क्या बनाता है? रच देता है। उसको क्या करता है? 5 लाख रुपए लिखे हैं तो उसके आगे 1 लगा देता है, तो 51 लाख रुपए हो जाते हैं। ऐसे करके उसने इस तरीके से अगर किया तो उसने क्या किया है? चीटिंग कर दी है। ठीक है,
तो वो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब ये आता है 319 बोलता है प्रतिरूपण द्वारा छल, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो जो कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को उपदेश करता है जो वास्तविक नहीं है। ए नाम का व्यक्ति बोलता है ये बी है, ठीक है, जबकि ये बी है ही नहीं, बी नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, काल्पनिक व्यक्ति हो गया बी, ठीक है। उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करता है, तो क्या करता है, सी के लिए बोलता है कि ये बी है, जबकि बी नाम का व्यक्ति तो अस्तित्व में ही नहीं है। इस तरीका विश्लेषण करता है कि वह या अन्य व्यक्ति वास्तव में है, उससे भिन्न व्यक्ति है। मान लीजिए सी नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट कर देता है इसको, कि भाई जो सी है ना ये बी है और जो बी है ना वो सी है, या तो ऐसे कर देता है, या फिर क्या करता है, जब बी नाम का व्यक्ति है ही नहीं उसके बारे में कह देता है कि ये जो सी है ना सी ये बी है। तो जिसका प्रतिरूपण किया है वह वास्तविक भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, और काल्पनिक भी हो सकता है, यानी नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो वो दंडित किया जाएगा 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, जो कि 1 वर्ष तक का होगा। सात वर्ष तक का होगा इसके अंतर्गत। 1 मिनट रुकिए। 5 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना होगा। यहाँ पे क्या 1 वर्ष तक लिख दिया तो कंफ्यूज हो गया कि 7 लग रहा था शायद, यहाँ से हटा दीजिए। केवल 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जाने की फाइन दिया जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है हमारा 320 से 323। इनके अगर हम क्या करेंगे, इंडेक्स को देख के, मतलब इसकी जो हेडिंग और पनिशमेंट देख के चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययों के विषय में, और फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कहाँ तक दे रखी है, बीएनएस का सेक्शन है 320 से 323 में दे रखी है, और आईपीसी में वही 421 से 424 के अंतर्गत दे रखी थी। तो जो कोई लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्वक आशय से अपसारण करेगा, छिपाएगा, तो उसे 6 मास से कम की नहीं होगी और 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, तो कितना होगा, कारावास होगा जो 6 मास से कम नहीं, यानी कम से कम 6 मास, अधिकतम 2 वर्ष, और जुर्माना। फिर इसके बाद आती है बीएनएस के सेक्शन 321 की। 321 वही है जो है आईपीसी का 422, ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से कपटपूर्वक निवारित करना, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेब्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। अगर ऐसा करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 322, वही है जो है आईपीसी का 423, अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्निविष्ट है, बेईमानी से कपटपूर्वक निष्पादन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन और डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। फिर इसका लास्ट सेक्शन आता है संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो कोई ऐसा करेगा 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है रिष्टि के विषय में, मिसचीफ के बारे में प्रोविजंस की बात करता है। सबसे पहले हम बीएनएस का सेक्शन देखेंगे 324, जो वही है जो है आईपीसी का 425। अब देखिए एक सेक्शन का अंतर है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 25। अगर किसी को मिसचीफ याद है 424, तो आप आराम से कर सकते हैं कि यार 1 नंबर कम हुआ था तो 324 में, ठीक है। तो जो कोई इस आशय के साथ यानी इंटेंशन के साथ किसी लोग को यानी पब्लिक को, किसी व्यक्ति को यानी पर्सन को सैदोष हानि, रॉन्गफुल लॉस या नुकसान कायित करे, हार्म करे, तो क्या होगा, वह रिष्टि करता है, कहा जाता है। उसमें क्या करता है, किसी प्रॉपर्टी को नष्ट करता है, उसकी स्थिति का बदलाव कर देता है कि जिससे उसकी उपयोगिता का मूल्य कम हो जाए, उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े। यानी क्या करता है, इस इंटेंशन के साथ कि किसी पब्लिक को नुकसान हो जाएगा, किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा, संपत्ति को नष्ट कर देता है। किसी के घर में आग लगा दी, ठीक है, तो क्या किया, उसने रिष्टि की है, उसकी स्थिति में बदलाव कर दिया। आप देखते थे पहले बर्फ वगैरह के घर होते हैं, इग्लू, वहां पे बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा होती है, वहां पे इग्लू वगैरह बने हुए रहते हैं। इग्लू में क्या किया, पानी का छिड़काव कर दिया, तो जो बर्फ थी वो क्या हो गई, पानी बन गई, तो इसकी स्थिति में बदलाव हो गया ना। एक मकान था, इस मकान में क्या किया, किराएदार रहते थे, किराएदारों ने क्या किया, इतना नुकसान कर दिया कि इसका हो गया मूल्य कम, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहा है, उन्होंने भी क्या किया, रिष्टि की है, उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े, मतलब क्या हो गया, उससे उसकी मूल्य
जब मूल्य कम हो जाएगा, पैसे वैसे कम होंगे, उसने लिया 5 लाख रुपए में मकान, आज उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए की रहेगी, तो नुकसान तो हुआ ना 2.5 लाख रुपए का, मतलब उससे उसको क्षतिवती कारित हुई, उसकी बात कर रहा है। इसका नंबर 1 पॉइंट था। अब नंबर 2 बोल रहा है रिष्टि के लिए दंड यानी मिसचीफ का कितना पनिशमेंट होगा, 6 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर थर्ड नंबर का पॉइंट बोल रहा है रिष्टि करेगा तद द्वारा सरकारी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति सहित किसी संपत्ति की हानि या क्षति करेगा, यानी कि गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है 20,000 रुपए से अधिक किंतु 1 लाख रुपए तक रकम की रिष्टि की हानि करेगा, तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे डिटेल में कुछ चीज बताने की है, अगर लगता है तो सबसे पहले रिष्टि पढ़नी थी हमको कि भाई रिष्टि क्या होती है, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जहां लगेगा हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। 1 लाख रुपए या उससे अधिक रकम की रिष्टि की हानि करेगा तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहत्या या सदोष अवरोध कारित करने का भय दिखाकर रिष्टि करेगा तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आपको क्या करना है, रिष्टि वाले नंबर 1 पॉइंट में इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, 8 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उसके अंतर्गत, तो आपको वो एक बार देखने हैं, गो थ्रू करने हैं उसको, जिससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने के द्वारा रिष्टि। आपका एक बहुत प्यारा कुत्ता है, आपके पड़ोसी को उस पर गुस्सा आता है, सारे दिन भौंकता है, बच्चों को सोने नहीं देता, हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ने नहीं देता, ये नहीं करने देता, उसको गुस्सा आता है, वो जाके उसको जहर वाले बिस्किट पकड़ा देता है, कुत्ता मर जाता है, ठीक है। या फिर क्या करता है, उसकी जीभ कट कर देता है कि जीभ ही काट देता हूँ, जो भौंकेगा ही नहीं है, तो उसको विकलांग वगैरह कर देता है, तो उसको दंडित किया जाएगा, 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 3 to 6 के अंतर्गत, इनके अंतर्गत जो पनिशमेंट है वो सेम है, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पॉइंट है। कृषि प्रयोजनों के लिए मानव प्राणियों जीव जंतु खाने पीने सफाई या किसी विनिर्माण को चलाने के जलमदाय में कमी कारित होती हो, या ऐसा कोई काम करता है जिससे लोक सड़क पुल नावे नदी या प्राकृतिक या कृत्रिम नाले जल सारणी संपत्ति प्रवहन के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए, लेक जल निकास में क्षतिग्रस्त या नुकसान पर जल पलायन या बाधा बाधा कारित की जाए। इनको एक पॉइंट देख के और फिर इनका 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना कर लेना, इस तरीके से इनका एक चार्ट बना लेना। अब आता है रेल वायुयान जहाज या अन्य चीज जो नौ चालकों के लिए मार्गदर्शन के लिए बनाई रखी गई हो, कोई जो चिन्ह विन्ह होते हैं ना उनको बदल देना, जिससे क्या होता है वो कम उपयोगी हो जाए, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। किसी भूमि के चिन्ह को नष्ट वष्ट करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। किसी कृषि उपज सहित किसी संपत्ति को नुकसान करने के आशय से जानते हुए कि तद्वारा ऐसा नुकसान अग्नि या विस्फोटक पदार्थ की तरह हो, किसी कृषि की फसल वगैरह जो होती है ना उसको किसी ने जला दिया हो तो क्या किया जाएगा, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा किया है तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उपासना स्थान या मानव विकास या अभिरक्षा के स्थान के रूप में नाशकारित करने की आशा से करेगा, तो मतलब कोई बिल्डिंग बनी हुई है, किस काम के लिए आती है ये, या तो ये घर के काम आती है, या किसी मंदिर मस्जिद वगैरह गुरुद्वारे वगैरह के काम में आती है, उपासना के लिए आती है, या ये कोई बैंक है, अभिरक्षा होगी ना, अभिरक्षा के स्थान के रूप में अगर नाश कारित करने के आशय से अगर इस निर्माण में कोई गलती करेगा, कोई विघ्न कारित करेगा, कोई क्षति कारित करेगा, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है रेल वायुयान तल्लायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापत बनाने के आशय से अगर रिष्टि करेगा तो कवर करेगा बीएनएस का 3 to 7 और आईपीसी का हो गया 437। क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो ऐसा करेगा वो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और अगर अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा ऐसी रिष्टि करेगा, उसका प्रयत्न करेगा, तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है बीएनएस का सेक्शन 328, ये वही है जो आईपीसी का 439, चोरी करने के आशय से जलयान को साक्ष्य भूमि या किनारे पर चढ़ाने के लिए दंड। मान लीजिए कोई जलयान है, वो जलयान में क्या है, ड्रग्स वगैरह भरे हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब उस ड्रग्स को चोरी करने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको दूसरी भूमि पर किसी किनारे वगैरह पे चढ़ा देता है, तो उसको दिया जाएगा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये हो गया 3 to 8। अब हम बात करेंगे 3 to 9 की, जो कि आता है हमारा आपराधिक अत्याचार के विषय में, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड हाउस ट्रेस की बात की जाएगी इसके अंतर्गत। तो सबसे पहला जो आता है सेक्शन वो बात करता है 3 to 9 आपराधिक अत्याचार और गृह अत्याचार के बारे में, जो बात करता है आईपीसी का 441। जो कोई मतलब कोई भी व्यक्ति होता है किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति पर या तो प्रवेश करेगा या प्रवेश करके कोई अपराध करेगा,
किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति अभित्रस्त, अपमानित या शुद्ध वगैरह करेगा, या ऐसी संपत्ति में विधि पूर्वक प्रवेश करके वहां विधिवत रूप से इस आशय से बना रहता है कि तद द्वारा वह किसी व्यक्ति को अपमानित करे, अभित्रस्त करे, शुद्ध करे, तो वह आपराधिक अत्याचार करता है, ये कहा जाता है। एक घर बना हुआ है, इस घर में ए नाम का व्यक्ति प्रवेश करता है, किस इंटेंशन के साथ? विधि विरुद्ध तरीके से प्रवेश करता है या प्रवेश कर लेता है, फिर वहां पर विधि पूर्वक तरीके से बना हुआ रहता है। किस लिए बना रहता है? अपराध करने के आशय से, किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से, अपमान वगैरह करने के आशय से करता है, तो वो आपराधिक अत्याचार करता है, कहा जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट आता है, वो कहता है किसी निर्माण, तंबू, जलयान या मानव निवास के रूप में, किसी निर्माण में जो उपासना के रूप में हो, प्रवेश करके उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है, तो वह गृह अत्याचार करता है, कहा जाता है। ये घर है, घर बनाना पड़ेगा, कहाँ गया घर का, ये रहा, ये घर है। इस घर के अंदर क्या करता है? ए नाम का व्यक्ति, चाहे से ये घर हो, चाहे से पूजा का स्थान हो, उपासना का स्थान हो, प्रवेश करता है, एंटर हो गया, फिर वहां पे बना रहा किसी इंटेंशन के साथ, या फिर बैंक वगैरह हो सकता है, संपत्ति रखने का भी स्थान, बैंक वगैरह को लूटने के आशय से गया, आपराधिक अत्याचार करने के आशय से गया, तो वो गृह अत्याचार करता है, कहा जाता है। अब ये बोल रहा है आपराधिक अत्याचार करने के लिए व्यक्ति के शरीर का कोई भी भाग उस घर के अंदर जाना है। इस व्यक्ति ने अपना पैर ही अंदर रखा, केवल एक पैर रखा अंदर, तो भी इसने क्या कर दिया? आपराधिक अत्याचार कर दिया है। आपराधिक अत्याचार करने का दंड होगा 3 मास तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जो कि होगा 5,000 रुपए तक का। और जो कोई गृह अत्याचार करेगा उसे 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि बात करता है गृह अत्याचार और गृह भेदन की, जो कि है सेक्शन बीएनएस का 330। तो जो कोई पूर्वधानी भटने के बाद गृह अत्याचार करता है, ऐसे गृह अत्याचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिससे उस निर्माण, तंबू, जलयान में जो अत्याचार का विषय, अत्याचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, वह प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है, कहा जाता है। तो आपने देखा होगा प्रच्छन्न गृह अत्याचार का मतलब हो गया छुप छुप कर घुसना। तो रावण जब सीता को लेने के लिए गया था, उसको पता था कि राम जी तो है नहीं वहां पे, राम जी तो लेने गए हैं सोने का हिरण। अब सोने का हिरण लेने के लिए गए हैं, तो ये जो घर झोपड़ी बनी हुई थी सीता जी की, इसमें जो रावण होता है वो क्या करता है? छुप छुप के यहाँ से घुसता है। तो उसने क्या किया है? यहाँ से पीछे से जाता है, देखता है कि वो कौन सी महिला है अंदर है, ये देखता है कोई खिड़की विड़की बनी हुई है, वहां से देखता है, तो वो क्या करता है? प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है, ये करता है। अब ये ऐसे बोल रहा है कि जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है वह गृह भेदन करता है। कब करता है? जब उस गृह में उसके किसी भाग में तस्मिन वर्णित 6 तरीके से, जो यहाँ पे नीचे 6 तरीके दे रखे हैं, उनमें से किसी तरीके से प्रवेश करता है, एंटर करता है, यदि वह उस गृह में किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए, मान लीजिए पहले कभी एंटर हो गया था तो बाहर निकलता है, अपराध करने के बाद गृह से बाहर निकलता है, तो वह गृह भेदन करता है, कहा जाता है। गृह भेदन क्या होता है? हाउस ब्रेकिंग। यदि वह रास्ते से प्रवेश करता है, बाहर निकलता है, जो स्वयं उसने या उसके गृह अत्याचार के लिए किसी दुष्प्रयोग ने गृह, मतलब या तो उसने बनाया कोई रास्ता, ठीक है, ये घर है, इस घर में घुसने के लिए एक मेन दरवाजा है, ये तो ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने कोई अलग से दरवाजा वरवाजा निकाल लिया पीछे की साइड से, तो वो हो गया। यहाँ पे कोई सिड्डी विड्डी लगा दी यहाँ पे चढ़ने के लिए, ठीक है, सिड्डियां विड्डियां लगा दी, या अत्याचार करने वाले ने या दुष्प्रयोग ने ऐसे साधन द्वारा खोला जो अधिभागी द्वारा निश्चित नहीं है, मतलब इसमें नीचे कोई सुरंग वगैरह खोद ली, किसी ताला, यहाँ पे एक बड़ा सारा ताला लग रहा था, उसको ताले को खोल दिया। आपराधिक बल या हमले की धमकी के द्वारा प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। यहाँ पे एक चौकीदार खड़ा था, ये चौकीदार को इसने क्या किया? धमकाया या धक्का वक्का दे दिया, ऐसे करके प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। बंद रास्ते को खोलकर अपने द्वारा या दुष्प्रयोग द्वारा प्रवेश करता है। ये रास्ता बंद था, इसको या तो गेट को तोड़ देता है, यहाँ पेच वेच लगे हुए रहते हैं गेटों के, उनको खोल देता है, या प्रवेश करके बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा, जो कुछ भी करेगा उसे दंडित किया जाएगा। अब ये बोल रहा है कैसे दिया जाएगा दंड, तो क्या है? प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड होगा 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले करेगा तो 3 मास तक का कारावास और जुर्माना। कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए करेगा तो 3 वर्ष तक का कारावास है, जुर्माना। जो अगर अपराध के साथ साथ क्या करेगा? अगर चोरी भी करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास किया जाएगा। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले
प्रच्छन्न गृहतीचार और गृहभेदन करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और अगर चोरी कर लेता है वहां पे अपराधी का आशय चोरी वोरी करने का हो तो 14 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। उपहतीय हमला सदोष अवरोध की तैयारी करके अगर ऐसा करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद करेगा, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले करेगा तो 14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और प्रच्छन्न गृहतीचार या भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहति यानी कि ग्रीवियस हर्ट करेगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और रात्रों प्रच्छन्न गृहतीचार करता है, रात्रों गृहभेदन वगैरह करता है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले करते समय किसी व्यक्ति को डेथ करता है या ग्रीवियस हर्ट करता है, ऐसा करने का प्रयत्न करता है, अटेम्प्ट करता है, तो आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है अपराध को करने के लिए गृहतीचार। तो जो कोई मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए गृहतीचार करेगा तो कितना होगा, कम से कम 10 वर्ष का कारावास और आजीवन तक हो सकेगा। और अगर आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृहतीचार करेगा तो 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, और कारावास से दंडनीय अपराध करेगा तो 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। उपहति या हमला या सदोष अवरोध करने की तैयारी के बाद अगर गृहतीचार करेगा तो 7 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर बोल रहा है ऐसा पात्र जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। 334 बोल रहा है बंद पात्र को जिसमें संपत्ति हो, ये एक बक्सा था, इस बक्से को, इसको विश्वास था, ये ए नाम का व्यक्ति था, इसके बक्सा था ये, इसको विश्वास था कि ये जो है ना बक्सा, इसमें प्रॉपर्टी है, संपत्ति होने का विश्वास है, बेईमानी से या रिश्ती करने के आशय से इसको तोड़कर खोलेगा, इसको तोड़कर खोलता है तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। अपने पास न्यस्त किए जाने पर उसको खोलने का प्राधिकार न रखते हुए भी बेईमानी या रिश्ती करने के आशय से ऐसा करेगा तो 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और जुर्माने से दंडित। ए नाम का व्यक्ति है, उसका बक्सा है, बी नाम के व्यक्ति को देके जाता है, न्यस्त करके गया, उसने क्या किया, पीछे से इसको खोल लिया बेईमानी का आशय रखते हुए, रिश्ती करने का आशय रखते हुए, तो 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, मतलब 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये तो बात हुई हमारे चैप्टर 17 की। चैप्टर 17 जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट था जिसको कि हमने 2 पार्ट में कवर किया है, ठीक है। चैप्टर 17 आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर? इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है, यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है।